हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर योर जॉब एग्जाम्स, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो इस वीडियो में गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं 50 important MCQs on a very important topic of science, which is your human eye and colorful world। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का भी आप कह सकते हैं, फिजिक्स का या थोड़ा बहुत इसमें बायो का भी टच रहेगा। इस टॉपिक पे आपको 50 MCQs इस वीडियो में हमारे साथ आंसर करने हैं, और आप कितने सही कर पाते हैं, क्या आपका स्कोर है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के अलावा बाकी वीडियोस भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल को विजिट करें या प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे हमारी सारी वीडियोस को 1 बाय 1 सॉल्व करें और अपना स्कोर, अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करें। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। ह्यूमन आई में रेटिना के ऊपर जो इमेज क्रिएट होती है वो किस तरह की होती है? तो दैट इज ऑलवेज रियल इमेज, एंड रियल इमेज इज ऑल्सो इन्वर्टेड इमेज। सो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The change in focal length of human eye is caused due to ciliary muscles, pupil, cornea, iris। फोकल लेंथ को ह्यूमन आई चेंज कर सकता है, ये उसके अंदर एक एबिलिटी है, अपने लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करने की सिलेरी मसल्स की हेल्प से ये होता है। सो राइट आंसर इज ए, सिलेरी मसल्स, जो कि लेंस की थिकनेस को, विड्थ को चेंज करता है कॉन्ट्रैक्ट करके या रिलैक्स करके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज 1/10th ऑफ सेकेंड, 1/16th ऑफ सेकेंड, 1/6th ऑफ ए सेकेंड, 1/18th ऑफ ए सेकेंड। तो एक ह्यूमन आई में जब रेटिना पे इमेज बन जाती है किसी भी विजन की, किसी भी दृश्य की, तो कितनी देर के लिए इमेज बनी रहती है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वहां पे परसिस्ट करने का, वो क्या है? तो दैट इज 1/16th ऑफ अ सेकेंड। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई या परसिस्टेंस ऑफ विजन। 1/16th ऑफ अ सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लाइट सेंसिटिव सेल present on retina and is sensitive to the intensity of light is cones, rod cell, both cone and rod cells, none। ऐसे सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं और वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, ब्राइटनेस को सेंस करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रॉड सेल्स। दे आर कॉल्ड रॉड सेल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोन सेल कलर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं और रॉड सेल्स इंटेंसिटी या ब्राइटनेस के लिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। द फेनोमेन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ह्यूमन आई की जो वर्किंग है वो किस लाइट के फेनोमेना पे डिपेंड करती है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट है वो अंदर जाती है, रिफ्रैक्ट करती है और लाइट में कॉर्निया के थ्रू होते हुए वो ह्यूमन आई के अंदर एंटर कर जाती है। सो ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर 0 एंड इंफिनिटी, 0 एंड 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी, 25 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट और फार पॉइंट हमें पूछा जा रहा है नॉर्मल आई का क्या होता है। तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। द ब्लैक ओपनिंग between the aqueous humor and lens is called
रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल। जो ब्लैक कलर की एक ओपनिंग है, होल है एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में ये पार्ट आपका आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो ओपनिंग है, जो आइरिस की वजह से ओपनिंग बनी होती है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं, जहां से लाइट अंदर एंटर करती है और लेंस पे जाके फॉल करती है। तो दैट इज, और प्यूपिल, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द मस्कुलर डायफ्रागम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल इज कॉर्निया, सिलेरी मसल्स, आइरिस, रेटिना। तो प्यूपिल का जो साइज होता है, होल का जो साइज है, वो किसकी वजह से बनता है या कौन उसको कंट्रोल करता है? तो वो आइरिस की वजह से होता है। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में ही वो होल प्रेजेंट होता है। तो आइरिस, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज परमानेंट, टेम्परेरी, ब्लर्ड, नन ऑफ दीज। तो रेटिना पे बनने वाली जो इमेज है ह्यूमन आई के अंदर, वो किस तरह की होती है? क्या वो परमानेंट बनी रहती है, टेम्परेरी होती है, ब्लर होती है, या नन ऑफ दी? रेटिना पे जो इमेज बनती है वो क्लियर बनती है, ब्लर रॉन्ग आंसर है। परमानेंट भी नहीं होती, कुछ सेकंड्स, फ्यू पार्ट्स ऑफ सेकंड के लिए वो होती है, 1/16 ऑफ सेकंड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेरी इमेज होती है। सो बी, टेम्परेरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, when light rays enter the eye, most of the refraction occurs at crystalline lens, outer surface of cornea, iris या pupil। तो जब लाइट रेज आई में एंटर करने की कोशिश करती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइट कहाँ पे एंटर कर जाता है और कम रिफ्लेक्ट होता है, ज़्यादा एंटर कर जाता है? तो सबसे बाहर का जो पोर्शन है उसमें रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट अंदर चला जाता है लाइट का। सो दैट इज योर आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 11, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स ए आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर, आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिकर, eye muscles are relaxed and lens become thicker, eye muscles contract and lens becomes thinner। तो यहाँ हमें फोकल लेंथ को इंक्रीज करना है। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए कर्वेचर कम होना चाहिए, तो लेंस को पतला होना पड़ेगा। तो अगर हम लेंस की बात करें तो वैसे पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सो दैट इज योर, कर्वेचर कम होना चाहिए, और ये पतला लेंस तभी होगा जब मसल क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी। सो आई मसल जो होती हैं वो रिलैक्स होनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और लेंस जो है वो थिनर हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the variation of focal length to form a sharp image on the retina is called accommodation, aperture, retina control, shutter। तो फोकल लेंथ को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे बन पाए, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन और सिंपली एकोमोडेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एकोमोडेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, in normal human eye image is formed behind retina, in front of retina, on retina, in between lens and retina। अगर एक ह्यूमन आई जो कि नॉर्मल है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सो जो इमेज बनती है उस केस में वो बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पे बनती है। सो ऑप्शन सी, ऑन रेटिना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लाइट एंटर्स आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड। लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करती है एक पतली मेम्ब्रेन के क्रॉस करने के बाद। दैट इज कॉर्निया, प्यूपिल,
सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, प्यूपिल था ये, दिस इज प्यूपिल, आप इसको कर लें करेक्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, दिस इज प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल। थर्ड इज आइरिस एंड लास्ट इज रेटिना। सो किस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लाइट एंटर करती है ह्यूमन आई के अंदर? सो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सपोज कर लेते हैं दिस इज अवर ह्यूमन आई, यहां पे हमारा जो है वो दैट इज लेंस, क्लियर, दिस इज अवर आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। इसको होल्ड करके रखती हैं सिलेरी मसल्स। अगर किसी को ये थोड़ा सा नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, इसको होल्ड करके रखती हैं सिलेरी मसल्स। यहां पे हमारे पास आइरिस होता है, आइरिस के सेंटर में जो है दैट इज ए होल। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो ज्यादा है दैट इज ओवर कॉर्निया, दिस इज ओवर कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द लाइट पार्ट जो है वो यहीं से एंटर करता है। अंदर अंदर रेटिना भी है, अगर आप रेटिना देखेंगे तो अंदर का जो सरफेस है दैट इज बेसिकली रेटिना। ये पिंक कलर में जो ड्रॉ हुआ है दैट इज और थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड रेटिना। सो दिस इज कॉर्निया, दिस ग्रीन पार्ट इज योर iris, this yellowish part is your, which is your yellow part, this is your lens, this pink color part is your retina, fine, and this red color part is your ciliary muscles. What? Ciliary muscles. Ciliary muscles. So this is basically structure of eye. तो लाइट एंटर कहाँ से करती है, कौन सी मेम्ब्रेन से लाइट एंटर करती है? तो लाइट रे एंटर करती है कॉर्निया से। कहाँ से एंटर करेगी? कॉर्निया से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्निया। क्लियर? Next question, question number 15. That is, colored portion of eye that controls amount of light reaching retina is called cornea, pupil, retina control, iris. Colored portion जो आई का होता है, जिसकी वजह से आई का कलर होता है, जो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी रेटिना तक पहुंचने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस को ही हम कलर्ड पार्ट ऑफ आई कहते हैं, जिसका कभी किसी का ग्रे कलर, ब्राउन कलर आंखों का होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। तो आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जिससे लाइट एंटर करती है। सो ऑप्शन डी, आइरिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. द पैसेज थ्रू विच टीयर्स पास इज कॉर्निया, टीयर ग्लैंड, टीयर डक्ट, आई बॉल। तो वो रास्ता जहां से आंसू जो है वो पास करते हैं, निकलते हैं, that is called tear duct. So answer is option C, tear duct. Question number 17 is, the part of eye that is messenger of electrochemical signals from eye to brain is called. आंखों का वो पार्ट जो एक मैसेंजर का काम करता है, सिग्नल जो है वो एक पार्ट से, आई से ब्रेन तक लेके जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम होता है आई से ब्रेन तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो रेटिना पे जनरेट हुए हैं उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट करना, वहां पे ले जाना। सो ऑप्शन बी, ऑप्टिक नर्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डुअल विजन ऑफ आईज इज कॉल्ड डिम विजन, कॉन्केव विजन, बाइनेकुलर विजन,
ब्राइट विजन। तो दोनों आईज का जो विजन है उसको कंबाइन करके एक विजन बना देना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाइनोकुलर विजन। जैसे दूरबीन जो होती है बाइनोकुलर जो हम कहते हैं, उसमें भी सेम चीज़ होती है, बट हमारी दोनों आंखें वर्क कर रही है, दोनों देख पा रही है, लेकिन कंबाइन होकर विजन एक ही दिखता है। सो दैट इज बाइनोकुलर विजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस, ट्रांसपेरेंट डबल कॉनकेव लेंस, ट्रांसपेरेंट कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, नन। सो आई लेंस जो होता है उसकी जो शेप है आई लेंस की, वो हम सबको आइडिया है, ऐसी वाली शेप है। सो ये हमारा डबल, इस साइड से भी कॉन्वेक्स है और इस साइड से भी कॉन्वेक्स है। सो दिस इज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस और ये ट्रांसपेरेंट भी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी distant objects distinctly clearly but cannot see nearby objects clearly is called long sightedness, far sightedness, hypermetropia, all of the above। ऐसा डिफेक्ट विजन के अंदर जहां पर्सन दूर वाली चीजों को क्लियर देख पा रहा है लेकिन पास वाले चीजों को क्लियर नहीं देख पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से वो हाइपरमेट्रोपिया भी है। सो यहाँ पे ए और सी दोनों ही आंसर हैं। सो आप डी ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लें, डी को आप ऐसे लिख लें, बोथ ए एंड सी। तो हम राइट आंसर टिक करेंगे, बोथ ए एंड सी। उसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, उसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। हाइपरमेट्रोपिया को ही लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है, फार साइटेडनेस कहा जाता है। अच्छा सॉरी, यहां पे फार साइटेडनेस भी लिखा हुआ दूर, तो सारे आंसर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। वेट, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर यहां पे होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया का भी यही नाम है और यही लॉन्ग भी है, फार भी है। सॉरी, मैं देखने में थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ये सभी वही हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, मायोपिया में अराइज ड्यू टू, मायोपिया जो है वो अराइज हो सकता है, किस किस कारण से मायोपिया हो सकता है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की कर्व ज्यादा हो जाए, मतलब ये फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यस होता है, रेटिना से पहले इमेज बनेगी। सो दिस इज राइट आंसर। सेकंड, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल जो है वो लंबा खिंच जाए, उससे भी रेटिना पीछे चला जाएगा, इमेज पहले बन जाएगी रेटिना से, यस ये भी सही आंसर है। बोथ ए एंड बी, सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दोनों रीजन बिल्कुल सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इन मायोपिक आई इमेज इज फॉर्म्ड, मायोपिक आई में इमेज कहाँ बनती है, तो मायोपिया में जो इमेज बनती है, अगर मैं आई की बात करूं तो ये हमारा मान लेते हैं ये आई का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, वेट, यस थोड़ा मैं अपने से बेटर, जितना बेटर मैं बना सकता हूँ उतना बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं अच्छा बने तो सॉरी। दिस इज ओवर लेंस, दिस इज ओवर रेटिना, जो रेड पार्ट आपको दिख रहा होगा। सो एक मायोपिया वाले पर्सन को, जिसको मायोपिया का डिफेक्ट है, उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले यहां बन जाएगी, रेटिना से पहले ही इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो राइट आंसर होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। सो मायोपिया को किस तरीके से, किस लेंस से करेक्ट किया जाता है। मायोपिया को करेक्ट किया जाता है कॉनकेव से, मायोपिया को करेक्ट किया जाता है कॉनकेव लेंस का यूज करके, कॉनकेव से, एंड हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स से। सो राइट आंसर होना चाहिए
concave and convex lens. B is the right answer for this question number 23. Question number 24. Crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called myopia, लीवर, कैटरेक्ट, प्रेसबायोपिया. तो जब लेंस जो होता है आंखों का वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी सा हो जाता है, उस स्टेज, उस कंडीशन को हम, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरेक्ट. क्या कहते हैं? कैटरेक्ट. सो राइट आंसर इज सी, कैटरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाइफोकल लेंस इज यूज्ड इन. बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल कहां, किसको करेक्ट करने में किया जाता है? मायोपिया, लेवर, कैटरेक्ट या प्रेसबायोपिया. तो बाइफोकल लेंस का यूज होता है जहां पे दूर देखने में भी प्रॉब्लम है और बहुत पास देखने में भी प्रॉब्लम है. सो दैट इफेक्ट इज प्रेसबायोपिया. सो प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट, स्पेक्ट्रम. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस प्रोसेस, किस फेनोमेना की वजह से होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, उसकी लेयर जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करती है. उसी वजह से स्टार्स की पोजीशन हमें अलग अलग जगह दिखाई देती है. अपेरेंट पोजीशन कुछ और है, एक्चुअल पोजीशन कुछ और है. तो ए ऑप्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. The splitting of light into its component colors is called spectrum, dispersion, Tyndall effect, refraction. लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट कलर्स में बिखर जाना, टूट जाना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन. डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. तो बी, डिस्पर्शन इज द राइट आंसर. Next question, question number 28. Reason behind advanced sunrise and delayed sunset is atmospheric refraction, total internal reflection, dispersion और reflection. तो सन जो है हमें राइज होते हुए 2 मिनट एडवांस में ही दिखना शुरू हो जाता है, और जब सनसेट की बारी आती है तो 2 मिनट बाद तक भी, सनसेट हो जाने से 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है. ये किस वजह से होता है? तो ये एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि लाइट हम तक पहुंचती रहती है. डिले हो जाता है सनसेट और एडवांस हो जाती है सनराइज 2 मिनट के लिए. टोटल 4 मिनट जो है वो डे जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है, 4 मिनट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. The bluish color of water in deep sea is due to. तो एक सी के अंदर जो वाटर का ब्लू कलर है वो किस वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग. क्योंकि लाइट, वाइट लाइट या सनलाइट के अंदर विवग्योर जो हमारे कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. उसमें सबसे ज़्यादा ब्लू वाले जो कलर हैं, ब्लू कैटेगरी के जो कलर्स हैं, ये सब ब्लू कैटेगरी के कलर्स हैं. ब्लू कैटेगरी के जो कलर्स हैं ये सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं. अगर ये बिखर जाएंगे तो हमें सरफेस जो है पूरा ब्लू नीला नीला दिखाई देगा. तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्लियर? ओके, फाइन. Next question, question number 30. Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise or sunset? Dispersion of light, scattering of light, total internal reflection of light, reflection of light from the earth. तो किस phenomena या process की वजह से जो सन है हमें वो सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे रेड दिखाई देता है. मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे भी रेड कलर का दिखाई देगा, एंड इवनिंग सनसेट के टाइम पे भी रेड कलर का दिखाई देगा. नून टाइम पे ऐसा नहीं होता है, नून पे वो वाइट ही दिखाई देता है. तो
मॉर्निंग और इवनिंग में सन की जो दूरी है अर्थ सरफेस से वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उस ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो ब्लू कलर है वो आते आते पूरी तरह स्कैटर हो चुका होता है। बाकी कलर हम तक पहुंच जाते हैं, ब्लू कलर नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए हमारे तक जो लाइट पहुंचती है मोस्टली रेड ऑरेंज ये वाली पहुंचती है। तो हम कहते हैं कि जो सन है वो रेड कलर ही दे रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है हमारा क्या, सनलाइट जो है हम तक पहुंचती है रेड कलर की मॉर्निंग और इवनिंग में। क्लियर? द डेंजर सिग्नल्स installed at the top of the building, tall buildings, are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो जो सिग्नल्स होते हैं या डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जो इमरजेंसी सिग्नल्स हैं, वो ज़्यादातर टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर रेड कलर में लगाए जाते हैं। वो तो आपको पता है, फ्लैग में आपने देखा होगा, रेलवेज में भी यूज़ होते हैं। तो क्यों ऐसा किया जाता है कि रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है? तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है, जितने भी हमारे पास कलर्स हैं उनमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाई है। बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, जो वाइट लाइट के अंदर भी स्पेक्ट्रम है, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो किस कलर की है? रेड कलर की है। मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से ये स्कैटर बहुत कम होता है, ये बिखरता बहुत कम है, इसीलिए दूर तक भी हमारे डिस्टेंसेस तक क्लियर हमें दिखाई देता है। इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ लेस स्कैटर्ड, लीस्ट स्कैटर्ड होना चाहिए, लीस्ट स्कैटर्ड बाय स्मोक और फॉग। सो हम तक ये पहुंच जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 32। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। नून दोपहर के समय पे सन वाइट ही दिखाई देता है, क्या रीजन है? लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो नून के टाइम पे स्कैटरिंग जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि नून टाइम पे अर्थ और सन की दूरी बहुत कम होती है, तो पूरी तरह किसी कलर का स्कैटर हो पाना पॉसिबल नहीं है। सो हम कहेंगे लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द नून टाइम, इसीलिए जो कलर है वो वाइट ही रहता है, वो सभी कलर का मिक्सचर ही रहता है। सो ए ऑप्शन लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सो रेनबो के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस रेनबो फॉर्मेशन में टेक प्लेस होती हैं? मीन्स कौन कौन सी प्रोसेसेस रेनबो के अंदर देखने को मिलती है जब रेनबो फॉर्मेशन होता है? तो वहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, यस रिफ्लेक्शन होती है। कौन सी रिफ्लेक्शन? उसको एक स्पेशली कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होती है ड्रॉपलेट्स के अंदर। देन डिस्पर्शन, स्प्लिट हो जाता है वाइट लाइट सनलाइट कलर्स के अंदर, यस। और रिफ्रैक्शन, एंटर करती है लाइट ड्रॉपलेट के अंदर या ड्रॉप्स के अंदर, यस। सो ये तीनों प्रोसेस होती हैं, रिफ्रैक्शन भी होगी, डिस्पर्शन भी होगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगी, और कोई प्रोसेस नहीं होगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। स्टार्स का ट्विंकल करना इनमें से किस कारण, किस प्रोसेस की वजह से होता है? तो स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, हमें पता है रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन प्रोसेस की वजह से। उनकी अपेरेंट पोजीशन कुछ और है, एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, तो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। सो राइट आंसर इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है, और लाइट की जो रिफ्रैक्शन है वो होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, जिससे पोजीशन चेंज करेगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म it gets split into its constituent colors. This is due to, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है
वाइट लाइट जब, सनलाइट आप भी ले सकते हैं, सनलाइट को भी वाइट लाइट कहते हैं। वाइट लाइट एक ट्राइंगुलर प्रिज्म की यहाँ बात हो रही है, उसके अंदर जब लाइट एंटर करती है तो स्प्लिट हो जाती है कलर्स जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें। क्लियर? ये किस वजह से होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर हैव सेम वेलोसिटी इसीलिए, प्रिज्म मटेरियल की डेंसिटी हाई है इसीलिए, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ हर कलर का जो भी इसके वाइट लाइट के अंदर जो लाइट रे हमारी आएगी, ऐसे लाइट रे आती है सपोज, इसके अंदर बड़े कलर्स हैं, अगर वाइट लाइट के अंदर विवग्योर वाले सारे कलर्स हैं तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, बिकॉज इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो वेवलेंथ अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। इस वजह से ये सारे जो हैं अलग अलग एंगल पे अलग अलग पार्ट में हमें दिखेंगे। क्लियर? रेड कलर जाएगा और सबसे लास्ट में हमें दिखेगा वॉयलेट कलर। इसके बीच में भी कलर हमें दिखेंगे जैसे ये ऑरेंज, येलो वगैरह, तो ये टूट जाएंगे बिकॉज सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग है ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द एयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इनएक्टिव मीडियम, आइदर डेंसर और रेयर। तो ऐसी एटमॉस्फेयर की लेयर जिसका टेम्परेचर लो है, लेस है, दूसरी लेयर हॉट लेयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये जो लेस टेम्परेचर वाली लेयर है इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखें, हीट ज़्यादा होगी तो एक्सपेंशन होती है, सबको पता है, इसीलिए डेंसिटी कम हो जाती है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, एक्सपैंड हो जाता है, तो डेंसिटी कम तो वो रेयर हो जाएगा, और ये जो जिसका टेम्परेचर कम है वो डेंसर मीडियम होगा। सो ऑप्शन ए डेंसर मीडियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट। तो लाइट का इधर उधर चले जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर सभी डायरेक्शन में, तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का सभी डायरेक्शन में इधर उधर स्प्रेड हो जाना बाय माइन्यूट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्कैटरिंग। सो ऑप्शन बी स्कैटरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, when white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is least for blue light, yellow light, violet light, red light। जब एक white light ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, तो ये प्रिज्म है, लेट अस सपोज दिस इज प्रिज्म, जब प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट एंटर करती है, लेट अस से दिस इज आवर लाइट, व्हाइट लाइट, जब ये एंटर करेगी तो सबसे कम डेविएट होने वाला कौन सा कलर है? सबसे टॉप पे रहेगा हमारा रेड कलर, और सबसे बॉटम पे हमें दिखेंगे वॉयलेट या ब्लू कैटेगरी वाले कलर्स। क्लियर? सो सबसे कम डेविएट होने वाला कौन सा कलर है? दैट इज ओवर रेड लाइट। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे लो होगा। डी रेड लाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is a natural phenomenon which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से कौन से प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं? क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है? नो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो डिस्पर्शन की वजह से, कलर्स की वजह से तो नहीं होता। स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर, स्टार जो है वो अपनी पोजीशन से अलग दिखाई देते हैं, डिस्पर्शन की वजह से ये भी नहीं होता। एडवांस्ड सनराइज, डिले सनसेट, सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है और सन सेट होने के 2 मिनट बाद भी दिखता रहता है, ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, इसमें डिस्पर्शन का कुछ भी नहीं है। सो राइट आंसर इज, जिसमें हमें कलर स्प्लिट होकर के दिख जाए, डिस्पर्शन वही प्रोसेस है, तो रेनबो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40,
नेम द साइंटिस्ट हु वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट? इसाक न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर और हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो कौन से साइंटिस्ट ने ये हमें बताया था, बताया क्या, ग्लास प्रिज्म का यूज किया था कि स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट जो है उसको देखने के लिए, उसके अंदर जितने भी कलर हैं उन्हें देखने के लिए ग्लास प्रिज्म का यूज किसने किया था? तो वो थे हमारे सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का यूज करके लाइट को स्प्लिट करके डिस्पर्स करके अलग अलग कलर्स का स्पेक्ट्रम हमें बताया था। क्लियर है? सो दैट इज सर इसाक न्यूटन। अब आप मुझे बताओ, कुछ साइंटिस्ट के नाम के आगे सर लगा होता है, कुछ के आगे नहीं लगा होता। जो जिनके आगे सर लगा होता है वो क्या रीजन है, सर आगे क्यों लिखा जाता है? कमेंट बॉक्स में सर्च करने के बाद बताना जरूर, जैसे सर इसाक न्यूटन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश विजिबल कलर्स। सनलाइट जो है वो कितने लाइट के कितने कलर्स का मिक्सचर है विजिबल लाइट के? तो दे आर मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है पूरा, उसके अंदर जो कलर्स हैं दे आर नोन एज विबग्योर, विच इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट while passing through a prism, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, येलो। एक प्रिज्म से पास होने के बाद सबसे ज्यादा बेंड होने वाली, रिफ्रैक्ट होने वाली कौन सी लाइट है? तो एक प्रिज्म से जब भी लाइट रेज पास होती हैं, सो सबसे ज्यादा, सपोज ये लाइट रे आ रही है हमारी, सो सबसे ज्यादा बेंड कौन सी लाइट रे होगी? तो यहां हमें देखने को मिलेगी रेड लाइट, लेट अस से दिस इज रेड लाइट, और सबसे बॉटम पे हमें देखने को मिलेगी ब्लू लाइट। तो सबसे ज्यादा बेंड कौन से कलर को होना पड़ता है? तो दैट इज वॉयलेट। वॉयलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द पावर ऑफ लेंस बीइंग +4 डायोप्टर सजेस्ट दैट इट इज कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, नन। तो किसी लेंस की जो पावर है वो +4 डायोप्टर है, +4 डायोप्टर। तो कौन सा लेंस है? तो जब भी हम प्लस पावर की बात करते हैं, पॉजिटिव पावर होगी या पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, तो वो कॉन्वेक्स होगा, और अगर कभी नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ हुई तो वो कॉनकेव होगा। सो राइट आंसर मस्ट बी convex lens. A is the right answer. Question number 44, when a ray passes through a prism A, it undergoes undeviated, it remains parallel to the base, it bends toward the base, none। तो जब एक रे प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या पाथ फॉलो करती है? तो प्रिज्म से जब भी एक रे पास होती है तो उसका पाथ कैसा रहता है, कहाँ किस तरफ वो डायरेक्शन लेती है? तो ये प्रिज्म है, ये जो बॉटम है ये इसका बेस है। क्लियर? सो जब भी लाइट रे ऐसे एंटर करेगी प्रिज्म में, ऐसे जाएगी, ये पाथ होगा, देन उसके बाद ऐसे आएगी। तो क्या ये बेस की तरफ ही बेंड होती है? यस, इट बेंड्स टूवर्ड द बेस। ये बेस वाला पार्ट है और ये बेस की तरफ ही क्या करेगी? बेंड करेगी। सो राइट आंसर मस्ट बी इट बेंड्स टूवर्ड द बेस, दैट इज ऑप्शन सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 45, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, टिंडल इफेक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है, किसकी वजह से? कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। तो वहां कौन सी चीज हमें देखने को मिलती है? तो जब कोलाइडल पार्टिकल की वजह से लाइट स्कैटर करती है तो और लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे मॉर्निंग टाइम पे आप
पूरे रूम के अंदर अगर अंधेरा है तो छोटे से होल से लाइट एंटर करेगी तो लाइट रे हमें क्लियरली दिखती है। क्लियर, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट, दे डिड नॉट एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, बोथ बी एंड सी। तो प्लैनेट जो है वो अर्थ से काफ़ी पास हैं। इफ दिस इज अर्थ तो प्लैनेट उसके काफ़ी पास है एज कंपेयर टू स्टार्स। स्टार्स काफ़ी दूर दूर भी हैं। तो स्टार्स जो है वो पॉइंट सोर्स का काम करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी सी भी इनकी पोजीशन अलग होगी, चेंज होती हुई दिखाई देगी तो हमें दिखेगा। बट प्लैनेट जो है वो पास होने की वजह से बहुत बड़े हैं हमारे लिए, ह्यूज दिखाई देते हैं। सो दे आर ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट एंड वो पॉइंट सोर्स एक्ट नहीं करते। से दोनों सही हैं, इसीलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। सो राइट आंसर जो हमें चूज करना चाहिए यहाँ पे, दैट इज और बोथ बी एंड सी। ह्यूज सोर्स है, पॉइंट सोर्स नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, देर इज नो एटमॉस्फेयर फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन। तो होता क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब वो ऊपर चले जाते हैं सरफेस के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, ये अर्थ है, कुछ दूरी तक यहां पे एटमॉस्फेयर है, लेट अस से यहां तक एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर। क्लियर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अलग अलग होंगी। तो जब एस्ट्रोनॉट, अब लाइट जो आ रही है वो आ रही है बाहर से, सपोज कर लेते हैं ये हमारा सन है या कोई स्टार है, सोर्स ऑफ लाइट, ये हो गया हमारा एनी सोर्स ऑफ लाइट। जब यहां से लाइट रेज आएंगी, यहां थोड़ी बहुत बेंड होंगी, अर्थ सरफेस पे पहुंच जाएंगी, तो ब्लू कलर जो होता है वो पूरी तरह यहां एटमॉस्फेयर के अंदर बिखर जाता है। क्लियर, यहां कह लो। तो अर्थ पे रहने वाले लोगों के लिए ये ब्लू कलर जो है वो स्काई कहलाता है। बट अगर कोई पर्सन इस एटमॉस्फेयर से बाहर है, अगर कोई पर्सन यहां है, somebody is above atmosphere, और वो यहां देखेगा तो उसके लिए तो कुछ भी ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो ऊपर कोई भी ब्लू कलर का स्कैटरिंग या कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ ही नहीं है, तो वो हमें क्या दिखाई देगा, ब्लैक ही दिखाई देगा। सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसलिए एस्ट्रोनॉट को वो हमें डार्क दिखाई देता है। क्लियर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द सन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, बोथ ए एंड बी, नन। तो रेनबो की फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा ही किस तरफ होती है, वो हमेशा ही सन की अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ सन होगा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। सो ऑप्शन बी, अपोजिट टू द सन, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच कलर हैज फास्टेस्ट स्पीड इन एनी मीडियम, किस कलर की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो किस कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो हमें बताना है। सो यहां पे अगर हम किसी भी मटेरियल की बात करें, जो सबसे लंबा पाथ लेगा उसी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, या आप ऐसे कह लो सी स्पीड इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज ए कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है। तो अगर इसको कांस्टेंट ही रखा है तो स्पीड अगर किसी मीडियम के अंदर किसी कलर की ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम करना पड़ेगा, लैम्डा ज़्यादा होगा तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, मीन्स सी एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर इतना। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो हमें पूछा फास्टेस्ट स्पीड, तो दैट इज ऑफ विच कलर, दैट इज ऑफ वायलेट कलर। वायलेट कलर की
वेवलेंथ सबसे कम तो स्पीड सबसे हाई, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का है, द एंगल थ्रू विच ऑल द कलर्ड लाइट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम प्रिज्म इज कॉल्ड। वो एंगल एक प्रिज्म के अंदर जिसमें सारे लाइट कलर्स जो होते हैं वो डेविएट होते हैं, बेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज, नाम से सजेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल वो एंगल है जब एक प्रिज्म से लाइट एंटर करती है और फाइनली वो किस एंगल पे जा रही है, तो उनके बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है हमारा इंसिडेंट रे और फाइनली जो हमारे पास आ रही है कौन सी, एमर्जेंट रे, उनके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन। तो ये थे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप सो आपने हमारे साथ सॉल्व किए हैं और काफी ज्यादा आप अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम। अगली वीडियो को जरूर देखें और इसी तरह से हमारे साथ वीडियोस को देखते रहें और एमसीक्यू सॉल्व करते रहें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू, जय हिंद।